Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu, and today in this video, I'm going to help you out with a line by line explanation of the poem Daffodils, written by William Wordsworth. So, my dear students, this poem that is Daffodils, it is all about the beauty of the daffodils and how they brought happiness to the poet. Now, if we talk about the meaning of the title, that is daffodils, then we can say that these are the yellow colored, sweet smelling flowers. These are the plants we can say in the lily family with yellow flowers, and they are having crown shape. Okay, like a trumpet. So as we can see in the picture कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और इवन ये वो फ्लावर्स हैं जो कि स्प्रिंग टाइम में इंग्लैंड में सबसे पहले ब्लूम करते हैं. ठीक है, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च वी कैन से. ये वो टाइम है मार्च के मंथ में जब इन डैफोडिल्स के अराइवल को वेलकम किया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ठीक है, अगर हम इस पोएम के बैकग्राउंड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लाइफ का रियल इंसिडेंट है जहाँ से इंस्पायर होकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है. एंड वो कुछ इस तरह से है कि वंस विलियम वर्ड्सवर्थ ही वाज जस्ट वॉकिंग एमलेसली इन द माउंटेनियस लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड एंड देयर व्हाट हैपेंड, ही वाज वॉकिंग अलोंग विद अ सिस्टर नेम्ड डोरोथी. ओके, सो जब वो वॉक करते हैं सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड दैट ही कम्स अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स. ओके, और वो जो उस दिन उन्होंने ब्यूटीफुल सिनेरियो देखा था, ब्यूटीफुल साइट देखी थी अपने सामने, वो इतना ज़्यादा उसका मैजिकल इफेक्ट पड़ता है उसकी लाइफ में लेटर ऑन भी कि उसी से इंस्पायर होकर के, उसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर के उन्होंने इस पोएम को कंपोज कर दिया था 1804 में. एंड ये पोएट्री जो है वो पब्लिश हुई थी 1807 में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम देन वी कैन से कि ये जो पोएम है ये नेचर के ऊपर बेस्ड है. एज वी ऑल नो दैट जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर लवर हैं. ठीक है, मोस्टली उनकी जो पोइट्रीज होती हैं वो नेचर के ऊपर बेस्ड होती हैं, उनको एडमायर करता है अपनी पोइट्रीज में. सो इस पोएम की भी जो थीम है वो नेचर के ऊपर ही है, दैट नेचर इज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय. ठीक है, नेचर क्या है, इटर्नल जॉय का सोर्स है. कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि नेचर जो है वो फुल ऑफ ब्यूटी होता है, वो हमें हर टाइम कैप्टिवेट करती है उसकी ब्यूटी. ठीक है, और जैसे कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के, फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माउंटेन्स, लेक, स्टार, सन, मून, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब भी हम इनको देखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एकदम प्लेजर से फिल अप हो जाता है. ओके, एंड नेचर के पास हीलिंग पावर भी होती है. हीलिंग पावर इन द सेंस कि जब भी हम कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो उस टाइम पे जब हम नेचर की इन सब चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि इफ़ यू जस्ट लुक एट द स्टेरी स्काई, द राइजिंग और सेटिंग ऑफ सन, गार्डन, बर्ड्स, ट्रीज, इन सबको जब हम देखते हैं ना तो हमारे जितने भी व्हील्स और वोज होते हैं हम उन सबको भूल जाते हैं. ऑल राइट, सो दैट मीन्स कि हम अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं जब हम नेचर, प्रकृति में अपना समय या टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, हमारे सोल का, हमारे माइंड का जितना भी ग्लूम है, जितना भी स्ट्रेस है, वो उसको रिमूव कर देता है. कौन, नेचर. ठीक है, इतनी पावर होती है उसमें. और एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने आज के टाइम में हम सब जो हैं वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा डेली रूटीन्स में बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हैं कि हम इवन नेचर के इन वंडर्स को अप्रिशिएट करने में फेल हो जाते हैं. ठीक है, सो ये जो पोएट्री है ये पोएट ने लिखी है जस्ट बिकॉज उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसकी वजह से एक मैजिकल इफेक्ट पड़ता है उनकी लाइफ में. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी एंड स्टार्ट स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. ओके, now, here in the very first stanza, it is given, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Okay, so here I is referred to the narrator of the poem that is विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, सो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक बार मैं ऐसे ही एमलेसली वॉक कर रहा था. ठीक है, कहाँ पे, माउंटेनियस लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में जो है वहाँ पे मैं ऐसे ही एमलेसली वॉक कर रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. ठीक है, जिस तरह से कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था तो मैं बहुत ही लोनली सा फील कर रहा था, बहुत ही लोनली सा फील कर रहा था, बहुत अकेला सा फील कर रहा था. और अपने लोनलीनेस को यहाँ पे वो कंपेयर करता है किसके साथ, क्लाउड्स की लोनलीनेस के साथ.
ठीक है। अब देखा जाए तो क्लाउड्स तो लोनली एज सच नहीं होते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कंपैरिजन दिया है तो इस टाइप की ऑपोजिट चीज़ें जब कंपेयर की जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। ठीक है, जब भी हम लाइक और एज वर्ड से दो ऑपोजिट चीज़ों को या अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि मैं एमलेसली जब एक बार एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, जो माउंटेनियस लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में वहाँ पे, सो ऑल ऑफ अ सडन वो क्या होता है कि मेरी जो नज़र है वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स पे। ठीक है, सो कह रहा है कि व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो दैट मीन्स कह रहा है कि यहाँ पे जो क्राउड वर्ड है वो लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स को रेफर कर रहा है, और जो होस्ट वर्ड है वो ये बताना चाह रहे हैं कि एज इफ जो पोएट था विलियम वर्ड्सवर्थ वो वहाँ पे गेस्ट था उस प्लेस पे, और जो डैफोडिल्स हैं वो उसको एज अ होस्ट वेलकम करते हैं अपनी प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज व्हाई दीज डेफोडिल्स आर बीन कॉल्ड एज गोल्डन। ठीक है, गोल्डन कलर इसलिए कहा जा रहा है जस्ट बिकॉज ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, और जब इन पे सन रेज पड़ती है तो ये बहुत ही ब्राइटली शाइन करते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्राइटली ये शाइन करते हैं और ये गोल्डन इन कलर लगते हैं। ठीक है, इसीलिए गोल्डन डेफोडिल्स कहा जा रहा है, वो बहुत ही ब्यूटिफुल लगते हैं। Then it has been said that beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब कहा जा रहा है कि ये जो डैफोडिल्स हैं ये एक्चुअली कहाँ पे ग्रो कर रहे थे, सो दे वर जस्ट बिसाइड द लेक, लेक के साइड में पेड़ों के नीचे, एंड व्हाट दे वर डूइंग ओवर देयर, दे वर जस्ट फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द जेंटल ब्रीज। ठीक है, अब बता रहे हैं कि वहाँ पे जेंटल ब्रीज चल रही है, उसी ब्रीज में वो क्या कर रहे हैं, उसी विंड में वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लटर और डांस कर रहे हैं। सो अगेन फ्लटरिंग क्या होता है, वो फ्लाइट को सजेस्ट करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज करते हैं। ठीक है, और डांसिंग क्या है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। सो जब यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। सो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी कभी भी किसी भी इनएनिमेट चीज़ को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सो ओवरऑल इस स्टैंजा में देखा जाए तो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो पोएट है वो अपनी वॉक को यहाँ पे बताता है, डिस्क्राइब करता है कि जब मैं एक बार लोनली सा फील कर रहा था, मैं एमलेसली ट्रैवल कर रहा था एक जगह से दूसरे जगह तक, जिस तरह से क्लाउड्स जो होते हैं वो हवा चलने पे क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं वैलीज़ और हिल्स के ऊपर से। ठीक है, तो जब वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से फ्लोट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लोनली होते हैं। वैसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस सा फील कर रहा था उस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो क्लाउड्स को इसलिए लोनली बोला जा रहा है क्योंकि वो फ्लोट कहाँ करते हैं, तो नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर करते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, इनहैबिटेड है, वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं होता। सो वैसे ही वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो वहाँ पे मतलब क्लाउड्स वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे, वो लोनली थे, वैसे ही मैं भी वॉक कर रहा था एमलेसली और मैं भी बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। फिर कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि मेरी जो नज़र है वो बहुत सारे नंबर ऑफ डैफोडिल्स पे जाती है, लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स पे, और फिर वो बताता है वो कहाँ पे ग्रो कर रहे थे, वो लेक के साइड में और पेड़ों के नीचे। ठीक है, अंडर द ट्रीज, और बता रहे कि लाइट ब्रीज चल रही थी और उस लाइट ब्रीज जो वो ब्लो हो रही थी उसमें ये डैफोडिल्स डांस और फ्लटर कर रहे थे उस ब्रीज के साथ में। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है ब्रीजी डे का कि जेंटल हवा चल रही थी उस दिन। ठीक है, और हमको ये भी ओवरऑल आइडिया मिल रहा है लैंडस्केप के बारे में भी, जो कि लैंडस्केप में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब की गई हैं। वैलीज हैं, हिल्स हैं, लेक्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, उनके बीनीथ और ब्रीजी एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन की गई हैं। Now, if we talk about the second stanza, then it is given continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along the margin of a bay. ठीक है, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे डैफोडिल्स जो हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कंपेयर किया गया है स्टार्स के साथ। ठीक है, वो स्टार्स जो कि मिल्की वे में, यानी कि जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, मिल्की वे क्या है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है, बता रहे हैं कि जहाँ वहाँ पे क्या करते हैं, ये स्टार्स एकदम ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं। सो इन द सेम वे जो डैफोडिल्स हैं, इतने लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स जो है, इन्फिनाइट इन नंबर्स हैं जो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे शाइन कर रहे हैं और ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे उनको कंपेयर किया गया है। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगेन सिमिली यूज़ की गई है, यहाँ पे स्टार्स के साथ जब डैफोडिल्स को कंपेयर कर दिया। ठीक है, एज वर्ड से। सो यहाँ पे क्या हो गया, तो स्टार्स जैसे इन्फिनाइट नंबर्स में होते हैं वैसे ही डैफोडिल्स भी वो बता रहा है कि एकदम इन्फिनिट नंबर्स में लग रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी क्या, जैसे स्टार्स वहाँ पे ट्विंकल करते हैं मिल्की वे में, इन द सेम वे यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं वो भी जब सनरेज उन पर पड़ रही है तो वो भी क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग इज जस्ट लाइक कि उसको कंपेयर किया गया है।
एंड देन ही सेज दैट दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। अब कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो डैफोडिल्स हैं, जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक पोएट की नज़र जा रही थी, वहाँ वहाँ तक क्या हो रहा था कि ये डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स उसको देख रहे थे, ठीक है, उनको देख रहे थे। सो दैट मीन्स वो बता रहा है कि दे वर इन नेवर एंडिंग लाइन। तो नेवर एंडिंग लाइन का मतलब ये हो गया कि वो उन्होंने इससे पहले इतने सारे डैफोडिल्स एक ही बार में कभी नहीं देखे थे, जो कि उसको ओवरजॉय कर देते हैं, ठीक है, जॉयफुल कर देते हैं। और ये थे कहाँ पर डैफोडिल्स? तो अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी कि लेक के साइड में, ठीक है, ग्रो करे हुए थे, और वो बहुत सारे नंबर्स थे। नाउ अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो डेंसिटी है यहाँ पे डैफोडिल्स की, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? स्टार्स के डेंसिटी के साथ, कि जितने ज़्यादा वो नंबर्स में होते हैं स्टार्स, उसी तरह से यहाँ पे डैफोडिल्स भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, लार्ज नंबर्स में थे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब बता रहे हैं कि जब एक नज़र में मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा, एक झलक में, ग्लिम्स यानी कि ग्लांस मतलब हो गया एक झलक में, एक ग्लिम्स में, कह रहे एक ग्लिम्स में मुझे 10,000 नंबर ऑफ डैफोडिल्स दिख गए। सो 10,000 मतलब क्या हो गया? उन्होंने काउंट तो नहीं किया वहाँ पर, वो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगेन हाइपरबोल यूज़ किया गया है। हाइपरबोल मतलब एग्जेजरेट किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोला गया, एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा करके बोलना। सो उसको, उस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक है, एक्सेजरेट करना। सो ये कह रहा है कि एक झलक में मुझे 10,000 नंबर्स में दिख गए, यानी कि इतने ज़्यादा मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे थे डैफोडिल्स, ठीक है। अब वो क्या कहता है? कह रहा है कि एक्चुअली वो वहाँ पे क्या कर रहे थे डैफोडिल्स? दे वर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी कि एकदम लाइवली डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, बाय टॉसिंग देयर हेड्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। ओके, कह रहा है कि एकदम लाइट हार्टेड मैनर में, एकदम लाइवली मैनर में, एकदम चीयरफुल मैनर में वो जो डैफोडिल्स हैं, ऐसा लग रहा था एज इफ वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, ओके, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अपने हेड को टॉस करके। सो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे भी देखा जाए तो अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, क्योंकि वो टॉसिंग और डांस वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस की होती है, न कि फ्लावर्स की, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अब सेकेंड स्टैंजा में सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा कि कंपैरिजन है स्टार्स के साथ डैफोडिल्स का, और ये भी हमें बताया गया है कि स्टार्स के साथ जैसे कंपेयर किया गया तो हमें ये पता चलता है, एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स, ये उतने ही हेवनली है जितना कि स्टार्स होते हैं, ठीक है, डैफोडिल्स उतने ही हेवनली है जितना कि स्टार्स होते हैं। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स ने एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिया था पोएट के ऊपर, और वो इतना ज़्यादा अमेज्ड हो गया था इन फ्लावर्स की ब्यूटी को देख करके, इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा था, फैसिनेट हो गया था कि उसको अपने आसपास की हर चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल और हैप्पी लग रही थी, ठीक है। Now in the third stanza it is given, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. कह रहा है कि अब एक्चुअली थर्ड स्टैंजा में वो मेंशन करता है कि जो लेक में जो वेव्स थी, लहरें थी, उस तालाब में जो लहरें थी, या उस छोटी सी रिवर में जो लहरें थी, वो क्या कर रही थी? वो ऐसा लग रहा था हवा चलने पे, जेंटल ब्रीज के होने से, ब्लो होने से वो डांस कर रही थी, ठीक है। और वो डांस कर रही थी बहुत ही खुशी खुशी, ग्ली मतलब हैप्पीनेस के साथ, बहुत खुशी खुशी वो भी क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी देखने में, ठीक है। वो लहरें जब वो रिपल कर रही थी, यानी कि लहरा रही थी, ठीक है, और जब वो स्पार्कल कर रही थी, यानी कि शाइन कर रही थी, जब सनरेज उनके ऊपर पड़ रही थी, उन लहरों के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन कह रहा है कि बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। कह रहा है लेकिन जो डैफोडिल्स हैं, दे यहाँ पे डैफोडिल फ्लावर्स को बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो डैफोडिल्स हैं, इनकी जो डांस परफॉर्मेंस है या इनकी जो ब्यूटी थी, वो उन स्पार्कलिंग वेव्स जो खुशी खुशी डांस कर रही थी, या शाइन कर रही थी, या रिपल कर रही थी, उनको क्या कर रहा था? सरपास कर रही थी। यानी कि डैफोडिल्स के सामने उनकी ब्यूटी भी कुछ भी नहीं थी वेव्स की, ठीक है। वेव्स, डैफोडिल्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, माना कि वेव्स भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन डैफोडिल्स की ब्यूटी के सामने वो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने सरपास कर दिया था उनकी ब्यूटी को। कह रहा है कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकुंड कंपनी। कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक पर्सन जिसका पोएटिक हार्ट हो, ठीक है, वो अपने आप को खुश होने से रोक सके, ठीक है, इन डैफोडिल्स को देखने के बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पर्सन जिसका पोएटिक हार्ट हो, वो इस प्लेस से पास करे और इस प्लेस पे रुक करके इनकी ब्यूटी, इन डैफोडिल्स की ब्यूटी को एडमायर ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इन सच अ जॉकुंड कंपनी, तो जॉकुंड हो गया यहाँ पे हैप्पी कंपनी, ठीक है। किसकी हैप्पी कंपनी है? सो यहाँ पे ये जो वेव्स हो गई, या ये जो डैफोडिल्स हो गए, इनकी हैप्पीनेस को बोला जा रहा है, ठीक है।
सो बट बी गे मतलब हैप्पी ये भी होता है। कह रहा है कि आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड। कह रहा है कि मैं तो क्या कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ गेज ही करता जा रहा था। गेज मतलब देखते, स्टेयर करते रहना। कह रहा है मैं बस एकदम देखता ही गया। और जब मैं इनकी ब्यूटी को देख रहा था, इनकी एडमायर कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये कितनी ज़्यादा वेल्थ लेकर के आएंगी, कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर के आएगा ये सीन, ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में लेटर ऑन। ठीक है। सो दैट मीन्स इन दिस थर्ड स्टांजा अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो चीयरफुल कंपेनियन है डैफोडिल्स, ठीक है, पोएट के, तो वो बताते हैं कि उनको देख करके पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड वो क्या करता है, गेज करता रहता है कॉन्स्टेंटली उन सारे फ्लावर्स को, ठीक है, जितने भी उसने वहाँ पे देखे थे डैफोडिल्स को, और उनकी ब्यूटी को इंजॉय कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे गेज्ड वर्ड जो 2 बार यूज़ किया गया है वो इसलिए यूज़ किया गया है, तो ये इंडिकेट करने के लिए कि कितना ज़्यादा जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो मूव्ड हो गए थे या चार्म्ड हो गए थे, ठीक है, इन डैफोडिल्स की ब्यूटी को देख करके कितना ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे और एडमायर कर रहे थे, ठीक है, एकदम एज इफ वो ही वॉज जस्ट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है, खो गए थे एकदम। एंड सो ही गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरगेटिंग ऑल द सराउंडिंग अराउंड हिम, ठीक है, अपने आसपास क्या उनके हो रहा है वो सब भूल भाल के वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब देखे जा रहे थे, गेज करे जा रहे थे डैफोडिल्स की ब्यूटी को, ठीक है। सो इट इज़ ये हैप्पीनेस, हम कह सकते हैं ये हैप्पीनेस थी और प्लेजेंट मेमोरी है जो कि वो बहुत ही टाइम के लिए अपना वो इंजॉय करते हैं, ठीक है, सिंस द डे जब से उन्होंने देखा था इन डैफोडिल्स को, ठीक है, तो अप्रिशिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट स्टांजा में हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के 3 स्टांजास थे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें हमको पास्ट एक्सपीरियंस पोएट अपना शेयर कर रहे हैं कि भाई मतलब एक पहले हमने कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले हमने एक ऐसा सीन देखा था जिससे मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गया था, इतना ज़्यादा मैं उसको एडमायर कर रहा था वो एक्सपीरियंस। तो अब वो बता रहा है कि अब लेटर ऑन जब अपनी लाइफ में वो अपने काउच पे कह रहा है कि जब भी वो पेंसिव या वैकेंट मूड में होते हैं, ठीक है, तब जब भी इनकी जो मेमोरी है इन डैफोडिल्स की वो उसकी इमेजिनेशन पे आती है, फ्लैशबैक करती है, तो किस तरह से वो ब्लेस मतलब सॉलिट्यूड में भी वो क्या होते हैं, एज अ ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग फील करते हैं और वो खुश हो जाते हैं अपने दुख को भूल करके। सो दैट मीन्स ये प्रेजेंट टाइम का वो बता रहे हैं कि फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, कह रहे हैं कि और फिर अब अक्सर जब भी कभी भी मैं अपने काउच पे यानी कि अपने बेड पे या अपने सोफे पे मैं जब भी किसी वैकेंट या पेंसिव मूड में होता हूँ, ठीक है, वैकेंट और पेंसिव का मतलब ये हो गया जब मैं थॉटफुल होता हूँ या जब मैं बिल्कुल एकदम खाली सा होता हूँ, मैं बिना किसी भी थॉट के होता हूँ, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जब फ्लैशबैक करती है मेमोरी जो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी डैफोडिल्स की, ठीक है, इतने सारे डैफोडिल्स को जब मैंने देखा था, तो जब वो मेरे इनवर्ड आई मतलब इमेजिनेशन पे फ्लैशबैक करती है उनकी ब्यूटी, तो क्या होता है कि मैं सॉलिट्यूड में होता हूँ और फिर भी मैं उसको एज अ ब्लेसिंग समझता हूँ। सॉलिट्यूड मतलब क्या हो गया कि स्टेइंग अलोन, अलोन बट हैप्पी, ठीक है। सो कह रहा है कि मैं एकदम अकेला होता हूँ फिर भी मैं उस अकेलेपन को एज अ ब्लेसिंग समझता हूँ, ना कि लोनली फील करता हूँ, ठीक, जैसे पहले वो क्या था, लोनली सा फील कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं अभी अकेला होता हूँ और फिर जब मैं ये जो डैफोडिल्स की ब्यूटी है जब वो फ्लैशबैक करती है मेरे माइंड पे, तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम से ब्लेस्ड फील करता हूँ, ठीक है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और कहता है फिर मेरा जो दिल है वो एकदम प्लेजर से, खुशियों से भर जाता है, हैप्पीनेस से फिलअप हो जाता है, और फिर मैं भी क्या करता हूँ उन्हीं डैफोडिल्स के साथ मैं भी डांस करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अब देखा जाए तो यहाँ पे पोएट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना रीजनिंग कि किस तरह की वेल्थ उसकी लाइफ में वो लेकर के आए थे डैफोडिल्स, ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा था पहले कभी, और क्लैरिफाई करते हुए बताते हैं कि ये जो फ्लावर्स है वो उसकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि ये जो डैफोडिल्स हैं वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट गिफ्ट साबित हुए, ठीक है। और वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जब भी वो कभी भी स्ट्रेस्ड में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या लोनली फील करते हैं, तो अचानक से जैसे ही ये जो फ्लैशबैक करती है मेमोरी तो उनके माइंड पे या उनकी इमेजिनेशन पे, तो वो क्या होते हैं, वो वापस से जॉयफुल हो जाते हैं, हैप्पीनेस से फिल अप हो जाते हैं उनके हार्ट, ठीक है। एंड देन ही डांसेस अलॉन्ग विद द डैफोडिल्स, ओके। सो ये जो डैफोडिल्स हैं हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एवरलास्टिंग मेमोरी पोएट के लिए साबित हुए, ठीक है। और जब भी वो लोनली होते हैं उस टाइम पे
सो ये पूरी पोएम थी और इस पोएम में हमने ये देखा कि नेचर जो है वो कितना ज़्यादा उसमें सोर्स होता है स्ट्रेंथ का, पीस का, जॉय का, ठीक है। और जब भी कभी भी कोई भी पर्सन जो है वो लोनली फील करता है या जब भी हम मतलब स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उस टाइम पे जब ये सीरीनिटी, ये मतलब कामनेस हमारे नेचर में जब हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम लोग क्या होता है अपने दुख दर्द को भूल करके हम एकदम खुशियों से भर जाते हैं, हमारा दिल, ठीक है। सो ये तो पूरी पोएम में बताया गया है। अब देखा जाए तो इस पोएम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो पोएम है वो पेसिमिज्म पे स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑथर के लोनलीनेस पे स्टार्ट हुई थी पोएट के, और एंड होती है ऑप्टिमिज्म पे, यानी कि जब वो देखता है कि किस तरह से डैफोडिल्स को देखने के बाद से क्या हुआ, मेरा दिल भी खुशियों से भर जाता है, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।